देखिए बेटा, लेसर्स अकाउंटिंग के अंदर आपने तीन चीज़ें करनी है। नंबर वन, जर्नल एंट्रीज जैसे लेसी में थी। नंबर टू, एक्सट्रैक्ट्स जैसे लेसी में थे। एंड नंबर थ्री, नोट्स टू द अकाउंट्स जैसे लेसी में थे। ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज लेसी और लेसर की थोड़ी सी फ़र्क है। फ़र्क क्या है जनाब? लेसी की एंट्री क्या हम पास किया करते थे? वही मेच्योरिटी नोट्स हम उनको कहते हैं। अच्छा, हम लेसी की काउंटिंग हम लोग जर्नल एंट्रीज हम क्या पास करते थे एट द कमेंसमेंट? हम कहते थे जनाब राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट करते थे और क्रेडिट उसको करते थे, लीज लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिट करते थे। ऐसे ही है जी। अब लीज लायबिलिटी अगर देखा जाए तो वो चीज़ें हैं जो लीज पेमेंट्स लेसर जिनको मानता है, ठीक है। और राइट ऑफ यूज एसेट जो है वो कहता है जनाब ये मैंने अपना एसेट दे दिया या अपना मैंने मशीन वगैरह जो भी उसके पास है वो उसने पे कर दी। अब इस चीज़ को लेते हुए हमने कहा था कि लेसर जो लेसी लायबिलिटी मानता है, लेसर उसको इन्वेस्टमेंट मानता है। इन्वेस्टमेंट और रिसीवेबल के तौर पर उसको कंसीडर करता है, ठीक है। तो एक बात कंफर्म हुई कि रिसीवेबल का मतलब होता है ऐसी अमाउंट जो हमें फ्यूचर में रिसीव होनी है। अगर हमें कोई डाउन पेमेंट मिल जाती है, लेसी तो हम उसको राइट ऑफ यूज का एसेट बना लेता था लेकिन वो रिसीवेबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे डाउन पेमेंट आ जाए तो डाउन पेमेंट को हमने नेट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं बनाना होता। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट को आपने ऐसे कंसीडर करना है जैसे हम लोग रिसीवेबल्स लिख रहे हैं। गॉट इट? और उसके बाद जैसे जैसे हमें पेमेंट मिलती जाएगी, हम जैसे रिसीवेबल्स को कम करते जाते हैं वैसे वैसे हम नेट इन्वेस्टमेंट को भी क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। क्लियर? तो अब जनाब इसकी कमेंसमेंट पे क्या एंट्री पास होगी? रिकॉग्निशन पे फर्स्ट इसकी रिकॉग्निशन इनिशियल कहता जी नेट इन्वेस्टमेंट आप करेंगे डेबिट, बीइंग लेसर। क्रेडिट आप किसको करेंगे? आप एसेट को क्रेडिट करेंगे। एसेट को कर दीजिए, या अगर आपने पेमेंट लेनी है एसेट का नाम आपने नहीं लिखना तो आप उसको कर दीजिए बैंक वगैरह, रिसीवेबल, ठीक है। क्योंकि आपने अगर बैंक से एसेट परचेज किया है यानी कि एसेट आपने लेके दिया, आगे चलकर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक मैन्युफैक्चरर डीलर भी होता है, उसके भी हम लोग इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एसेट को आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है जी। और अगर आपके पास एसेट आपने लीज पे दिया है, आपने एसेट आपके पास नहीं था, आपने मतलब जैसे ब्रांड नहीं हुआ आपने लीज पे दिया, तो आप बैंक को भी क्रेडिट कर सकते हैं। दोनों के दोनों ठीक है। एसेट लिख दीजिए, बैंक लिख दीजिए, एक ही बात है। एसेट लिख रहे हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ये कौन सी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगी? लेसर की, ठीक है। लेसी वाली तो हमने कहा वो लेसी का एक्सपेंस है ना, ये तो लेसर वाली है। इससे पहले फिर एक एसेट परचेज करने की एंट्री डाल देंगे, एसेट डायरेक्ट नहीं, वो आप लीज में फिर वो नहीं आएगी। जब एसेट परचेज करने की आप एंट्री डालते हैं तो फिर वो तो पीपी में जाएगी ना, मतलब कि लेसर तो पहले परचेज भी तो करेगा। बिल्कुल। लेकिन वो जब परचेज करेगा, जब इसके लिए वो इन्वेंट्री होगी तो फिर वो अगर वो एसेट बना रहा है उसको तो अपना पीपी में जाएगा, अदरवाइज वो एंट्री में जाएगा कि एसेट डेबिट कर देगा और कैश जो है वो या बैंक अपना क्रेडिट कर देगा। काम ही उसका लीजिंग बिजनेस। हाँ जी, ओके। यहाँ तक किसी किस्म का मसले मसाइल? इनिशियल रिकॉग्निशन सिंपल सी है। नॉर्मली आपको आईटीसी देखने को नहीं मिलेगी, नॉर्मली आपको नेट इन्वेस्टमेंट और इसी के साथ ही आपका जो है वो सारे का सारा बैंक वगैरह हो जाएगा। किसका? डाउन पेमेंट का? डाउन पेमेंट का नहीं, डाउन पेमेंट का हमारे नेट इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं आता। वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। लेसर ये कहता है कि जनाब मुझे वो चाहिए जो मुझे पैसे इन फ्यूचर मिलने हैं, उसकी लेसर सिर्फ एंट्रीज पास करता है रिसीवेबल के तौर पर, ठीक है जी। सब्सिक्वेंटली जो एंट्री पास होनी है, सब्सिक्वेंटली आपको पता है कि लेसर की हमने कहा था कैटेगरी बनाई गई है दो, कौन कौन सी? फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज कल हमने डिस्कस की थी, ऑपरेटिंग लीज इंशाल्लाह इनको करने के बाद आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑपरेटिंग लीज के अंदर एसेट को वो ये नहीं कहता है कि जनाब मुझे मैंने अपना एसेट दे दिया है, वो सिंपली ये क्या कहता है कि जनाब मैंने अपना एसेट दिया और इसके बदले में मुझे रेंट मिल रहा है, ठीक है। वो हर साल उसको रेंट को स्ट्रेट लाइन बेस पे वो डिवाइड करता है और हर साल जितनी उसकी पेमेंट बढ़ रही होती है उसको उस तरीके से मैनेज करता है। तो वो इंशाल्लाह वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लीज। अच्छा जी, अब सब्सिक्वेंटली जनाब आपने क्या एंट्री पास करनी है? अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है, तो इंटरेस्ट इनकम को लेसर क्या कहता है जी? फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब नेट इन्वेस्टमेंट डेबिट
और फाइनेंस इनकम क्रेडिट कर देंगे। जी ये भी हमारे रिसीवेबल का हिस्सा, लेकिन इनिशियली हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब अक्रू होगा तब हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और उसी तरह से एट द एंड ही आपके पास, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो कौन यूज कर रहा होगा, डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर रहा होगा लेसी फाइनेंस लीज में, क्योंकि किसको मिल जाना जाके एट द एंड एसेट, लेसी को मिल जाना ना, तभी हम इसको फाइनेंस लीज कंसीडर कर रहे हैं। तो फाइनेंस लीज में डेप्रिसिएशन कौन चार्ज कर रहा होगा, लेसी। तो हम तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग नहीं डालेंगे, हम लोग कौन सी एंट्री डालेंगे, हम लोग लिखेंगे कैश या बैंक डेबिट और नेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जब हमें पेमेंट मिलेगी। जी सर ये जो आपने ये नेट इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री पास की है, ये अब तब करेंगे ना जब हमारी पेमेंट्स जो है ये या ये ऊपर वाली ये वाली फाइनेंस इनकम। जी हमारी पेमेंट्स जो है वो एडवांस में होगी। नहीं बेटा, जब हमारी ये एट सब्सिक्वेंटली का मतलब है एट द एंड, जैसे ही फाइनेंस इनकम एक्रू हो जाएगी, जैसे इंटरेस्ट एक्रू होता है, इंटरेस्ट कब एक्रू होगा, स्टार्ट में होगा कि एट द एंड होगा, एंड पे होगा ना, तो इस वजह से हम एंड पे ही एंट्री पास करेंगे। स्टार्ट में हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी इस तरह की। कर भी रही है तभी हम एंट्री पास करेंगे। मेरा बेटा मुझे बताओ कि इंटरेस्ट जब आपने एक्रू किया, जब इंटरेस्ट उसको तो आपने शो करवाना है ना, कि नहीं करवाना। इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो किधर जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। जब पेमेंट करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, उसमें इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल सारा कुछ ही। ओके ये बेटा 3 एंट्रीज, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये 2 एंट्रीज आपके पास होती जाएंगी इसमें। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके एक्सट्रैक्ट्स की, तो इसके एक्सट्रैक्ट्स के बारे में कहता है जी जो आपके एक्सट्रैक्ट्स लेसी में बनाया करते थे वही बनाएंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जनाब जो वो लीज लायबिलिटी थी ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, लीज रिसीवेबल के नाम से बन जाएगा, यानी कि नॉन करंट और करंट एसेट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स, और इसमें क्या आएगा जनाब, नॉन करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट पोर्शन ऑफ लीज पेमेंट्स, क्योंकि उसको लीज पेमेंट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है जी, और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, सॉरी करंट एसेट में क्या आएगा जी, और अगर कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि एक्रू हो चुका है अभी तक हमें मिला नहीं है, तो वो किधर चला जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल या फाइनेंस इनकम रिसीवेबल में चला जाएगा। ओके ये जनाब बनेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या आएगा जनाब, इनकम के तौर पर जी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस इनकम ही आएगी, क्योंकि हमारा कोई एक्सपेंस यहां पे नहीं है। गॉट इट? और यहां तक क्लियर है बेटा, ये मिटा दूं, या इसी में लिख देते हैं। अच्छा, अगर आपने नोट्स टू द अकाउंट्स बेटा बनाने हैं तो आपने नोट्स जो हैं वो कौन कौन से बनाने हैं। इसमें कहता जी अगर आपका कोई चेंज आता है किसी भी किस्म का, आपकी नेट इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, आपने वो बनाना है। लेकिन नॉर्मली जनरली आपने जो चीज़ बनानी है इसमें आपने एक मैच्योरिटी, एनालिसिस बनाना आपने, वही विद इन 1 ईयर। इसमें कहता जी आपने ये बनाना है लेसर देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, 3 to 4 ईयर, हर एक साल का आपने बनाते जाना है। ठीक है, मैच्योरिटी एनालिसिस आपने एक बनाना है, और कहता जी एक आपने बनाना रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन कैसे बनेगी, हमने कहा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, याद है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम इसमें यहां पे लिखा हुआ है अनडिस्काउंटेड इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को उसने क्या कह दिया, अनडिस्काउंटेड इन्वेस्टमेंट। और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट कौन सी अमाउंट लेंगे,
ये जो आपके पास नॉन करंट पोर्शन होगा, ठीक है जी। और ये जो आपके पास अनडिस्काउंटेड नेट इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे जब आप इसका टोटल निकालोगे, किसका टोटल आप निकालोगे, ये वाला टोटल, यहाँ पे ये आपके पास होगी अनडिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। मेजॉरिटी एनालिसिस करके जो निकलेगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकलेगी ना, कि इतने साल में हमें इतनी पेमेंट मिलनी है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो ऐड कर लें या लेस कर लें, वो आपके पास क्या आएगा, नॉर्मली वो लेस करके ही आएगा। हमने कहा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, अनअर्न्ड फाइनेंस होगा। सर करंट पोर्शन नहीं आएगा नेट इन्वेस्टमेंट? नहीं, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, क्योंकि रिकंसिलिएशन हमने बनानी है कि जो हमारी पेमेंट इन फ्यूचर हमें मिलेगी, ठीक है, और हमारी पेमेंट जो हमारी फ्यूचर में हमने पे करनी है, ये करंट पोर्शन तो अगले साल पे हो जाना ना। अच्छा, वो मेजॉरिटी एनालिसिस में भी सिर्फ वही है जो हमें भी मिलेगी, जी। वो नहीं आएगी जो मिलती है। जी बिल्कुल, वही आता है मेजॉरिटी एनालिसिस में। जी ऑल ओके। इन दोनों का डिफरेंस किधर जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जनाब आपके पास जाएगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में कंसीडर की, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ओके, तो बेटा ये तीन चीजें ही आपसे पूछता है, या जनरल एंट्रीज पूछ लेगा, या एक्सट्रैक्ट्स पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, नोट्स टू द अकाउंट्स आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें डीलर का। अच्छा, ये जो मैंने बात आपको बताई ना, लेसर्स अकाउंटिंग, ये लेसर कौन सा अकाउंटिंग जनाब, कौन सा लेसर है, ये है जनरल लेसर। कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब स्टैंडर्ड ने हमें बताया कि जनाब नेट इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज करें, तो फिर हमें मजबूरी है हमारी। आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, सर क्यों कहते हैं मुझे, आप बीइंग अ टीचर रिस्पेक्ट के तौर पर आप मुझे सर कहते हैं, ऐसे ही है ना, तो स्टैंडर्ड भी कहता है इसको, यार रिसीवेबल ना लिखो, इसको क्या कह दो, नेट इन्वेस्टमेंट कह दो, तो हम इस वजह से इसको कहते हैं, अदरवाइज कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, तो हम कहते हैं जनाब जनरल लेसर कौन सा जनाब, जनरल लेसर वो है जिसका काम, वो जो डीलर नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या जी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लीज पे एसेट देना है, ठीक है। वो डील नहीं करता, मतलब वो गाड़ियां वगैरह परचेज करके उनको सेल करके उनकी ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। अक्सर आप ऐसे देखोगे जो शोरूम्स वाले हैं वो क्या करते हैं, वो गाड़ियों की ट्रेडिंग भी करते हैं और गाड़ियों को लीज पे भी देते हैं, ठीक है, शोरूम वाले। एग्जैक्टली वो डीलर मैन्युफैक्चरर होते हैं। एक होते हैं जनरल, वो जैसे कार फाइनेंसिंग वगैरह आपने करवानी है, उनके पास गाड़ियां मौजूद नहीं होती, वो आके कहते हैं कि सर मैंने फाइनेंसिंग करवानी है, कहते हैं भाई कितने की करवानी है, ये लो पैसे, डाउन पेमेंट, क्योंकि लेसी जो होता है वो जो डाउन पेमेंट देता है वो गाड़ी वाले को मिलती है जाके, जी जैसे बैंक्स वगैरह, जी बिल्कुल, जैसे बैंक्स वगैरह जो है वो क्या करते हैं जनाब, डाउन पेमेंट गाड़ी वाले को देते हैं और बाद में कहते हैं जी हम सारे पैसे दे रहे हैं, और वो डाउन पेमेंट में से अपना हिस्सा नहीं लेते, वो अपना रिसीवेबल में से हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जनरल जो है वो किसको कंसीडर करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट को सिर्फ देखेगा। जब हम डीलर की बात करेंगे कि ऐसा लेसर जो कि मैन्युफैक्चरर और डीलर दोनों है, उसकी जब हम लोग बात करेंगे तो इस एंट्री में थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी एंट्री सेम होंगी, सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन में थोड़ा सा फर्क आएगा। उसमें फर्क क्या आएगा, क्योंकि वो डीलरशिप भी कर रहा है, गाड़ियां लीज पे भी देता है, उसकी इन्वेंट्री भी है, तो इन्वेंट्री निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करेगा, रेवेन्यू को क्रेडिट करेगा, समझे बात को। डाउन पेमेंट है, वी फाइनेंस केस में बेटा हम उसको कंसीडर नहीं करते, वो हम उसको कंसीडर नहीं करते। डाउन पेमेंट का सिर्फ एक चीज के साथ ताल्लुक है, वो जब हमने प्रेजेंट वैल्यू, जब हमने देखना हो ना कि कैश प्राइस पे चीज कितनी है, मैं भी आपको बता देता हूँ, ये इसको नोट कर लिया आपने, मैं मिटा दूं इसको। अच्छा, अब आगे चलकर इंशाल्लाह हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे, फेयर वैल्यू या कैश प्राइस, लेकिन वो डीलर मैन्युफैक्चरर के केस में होगा, जनरल के केस में नहीं होगा, ठीक है। बल्कि मैं आपको उधर ही करवाऊंगा, डीलर और मैन्युफैक्चरर, ताकि आपको पता याद रहे कि ये उसी के साथ लिंक्ड है, ठीक है, डीलर और मैन्युफैक्चरर के केस में। अच्छा जनाब, अब जरा हम लोग फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेरे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 24 है, एग्जांपल नंबर, पेज नंबर है जनाब 286, शुएब लिमिटेड के नाम से जनाब। सबके सामने है क्वेश्चन, पेज नंबर 286 जनाब। सर कौन सा वाला क्वेश्चन, शुएब लिमिटेड, जी मिल गया सबको।
पेज नंबर 286, एग्जाम्पल नंबर 24, शुएब लीजिंग लिमिटेड द लेसर। ओके देखिए बेटा, कहता जी शुएब लीजिंग लिमिटेड द लेसर हैज एंटर्ड इनटू अ 3 years एग्रीमेंट विद सरफराज लिमिटेड द लेसी। अब यहाँ पे तो उसने बता दिया, अदरवाइज वो क्वेश्चन में बताता नहीं होता। जब इंशाल्लाह इसके पास पेपर के हम क्वेश्चन करेंगे आगे चलकर कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स में, तो आप देखेंगे उसमें उसने कुछ भी नहीं बताया होगा। तो कहते जनाब टू लीज अ मशीन विद एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। यूजफुल लाइफ उसकी कितनी थी? 4 साल। और एग्रीमेंट कितने का हुआ? 3 साल का। मतलब सब्सटेंशियल लाइफ जो है वो किसके पास है? लेसी के पास है। तो साफ सब जाहिर हो गया कि जनाब ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹2.1 million। उसने कॉस्ट हमें बता दी। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लीज ट्रांजैक्शन इज अवेलेबल। कौन कौन सी जनाब? कहते जी डेट ऑफ कमेंसिंग लीज इज July 1, 2016। 1 जुलाई 2016 है जनाब आपके पास कमेंसमेंट लीज डेट। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो उसका ईयर एंड है वो कब होता है। खैर आगे देखिए जनाब, कहते हैं जी द लीज कंटेन्स अ परचेज बार्गेन ऑप्शन एट ₹1 lakh। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म द वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी 3 lakhs। ले भाई साहब, ये भी हमारी जो कंडीशन थी एक इंडिकेशन जब हमने कहा था जनाब वो फाइनेंस लीज वाली है, कि उसने कहा जनाब गाड़ी की वैल्यू 3 लाख होगी, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि वो 1 लाख रुपए देकर गाड़ी परचेज कर ले। लीज इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,60,000 आर पेएबल एनुअली इन एरियर ऑन June 30। 8,60,000 रुपए का जनाब लीज इंस्टॉलमेंट है। और कहता जी इम्प्लिसिट रेट इज 12.9972%। अच्छा, अब यहाँ पे उसने 2 रिक्वायरमेंट आपको देखी है, एक तो जनरल एंट्रीज और ऊपर से उसने एक स्टैक्स और उसके साथ बल्कि 3 है नोट्स भी उसने पूछे हुए हैं। ठीक है जी, कहता जी अकाउंटिंग पॉलिसी आप कौन से अडॉप्ट कर रहे हैं, आपका जनाब वो कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या उसमें आपने चेंज किया, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इनके डिस्क्लोजर्स देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है जनाब कि आपने नोट्स टू द अकाउंट्स बताने हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपने बताना है। तो जनाब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा जी, देखिए बेटा कोई भी आपने जब कैलकुलेशन करनी है वर्किंग के अंदर आपने जैसे मैंने बताया 2-3 वर्किंग तो मस्ट है लीज के केस में। कौन कौन सी? एक तो लीज कैजुअल, ठीक है जी, और दूसरा आपके पास अगर तो लेसर है तो नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या ग्रॉस ना भी निकालें नेट इन्वेस्टमेंट कम से कम निकालें, और अगर लेसी है तो लीज लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। देखिएगा बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर था? हमने कहा जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू। ओके, तो अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे तो है कोई नहीं, लीज पेमेंट्स ही हैं। कितनी है जनाब लीज पेमेंट्स? 8,60,000 रुपए की फिक्स्ड है, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा? एन्युटी। रेट कितना बेटा? 1 to power -3 डिवाइडेड बाय 0.129972। 72 ही है ना जी? -4 नहीं लेंगे क्योंकि बाद में एसेट उससे ही तो ले लेना है। क्या -4? ये लाइफ क्या -4 बेटा? जो उसके केस में था। अब ये तो आ गया हमारे पास किसमें? सर वो मैं ना ये तो पूछ रही थी। नहीं बेटा, कितने साल की लीज है? वो डेप्रिसिएशन, वो यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन वो करेगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये हमारे पास, और लीज पेमेंट में हमने कहा था जनाब अगर किसी किस्म की बार्गेन परचेज ऑप्शन होती है और अगर लेसी परचेज करता है तो वो भी किधर जाएगा? ठीक है जी, याद है कि नहीं याद? लीज लायबिलिटी जब हम लोग निकाला करते थे हमने क्या कहा था? लीज लायबिलिटी में रेंटल भी जाते हैं और कोई भी अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन है तो वो भी आपके पास जाती है। तो जनाब बार्गेन परचेज ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कितना आएगा जी? 1 लाख रुपए इंटू 1 + 0.129972 रेज़ टू पावर -3। जी बेटा, बेटा कैलकुलेशन करें सारे बच्चे। और आप नोटबुक नहीं निकालती, ये कि आप लेट आती हैं और ऊपर से आप नोट भी नहीं करती कुछ। बेटा ये तो आपका टेस्ट देके पता चलेगा ना। और जो कल आपने बातें की थी उनके पॉइंट्स भी मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, और उनको देखेंगे क्या है क्या नहीं। ये साइड वाला ये एनर्जी वाला क्वेश्चन है ना जी, 2030 688 जी। प्लस करते हैं जनाब, इनका मुझे बता दीजिए।
69310 जनाब, सबको ऐड कर दीजिए। 20 इसको ना टेट्रा 9 कहते हैं, 4 दफा 9। बहुत अच्छे, यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिपोर्टिंग 2 पढ़ रही हैं। ओ यार इसको ये कर लो यार, ये लो 2 रुपये मेरे से ले लेना, ठीक है जी। वो क्वार्टर को कहते हैं ना टेट्रा पैक, 1/4 को। मुझे पुत्र ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नॉलेज, दिस इज बेसिक नॉलेज। हाँ तो आना चाहिए ना आप लोगों को। ओके जी, तो तकरीबन 21 लाख रुपए मेरे पास ये बन गई नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अब मैं साथ ही इसका क्या करता हूँ, लीज स्केड्यूल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं एंट्रीज की तरफ जाता हूँ और फिर नोट्स देख लेंगे। अच्छा जी, जरा लीज स्केड्यूल हम इसी के साथ बना लेते हैं बेटा। ईयर्स आ जाएंगे जी, क्योंकि हम ये कर रहे हैं किस टाइम पे, एरियर में, तो इस वजह से ईयर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग जिस तरह से आपके पास लीज लायबिलिटी वाला बनाते थे उसी तरह से इंटरेस्ट, उसके बाद पेमेंट और उसके बाद क्लोजिंग। ले जनाब, ईयर 1, 2 और 3 कितनी जनाब अमाउंट निकली? उत्तर जो मर्जी लिख दो, लेकिन ये जो आप जब कैजुअल बनाओगे दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर वो लीज पेमेंट कह रहा, लीज रिसीट तो नहीं ना कह रहा, लीज पेमेंट्स ही कह रहा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ठीक है। तो दैट डजंट मैटर। एट द रेट ऑफ 12.9972%। जी बेटा, इंटरेस्ट मुझे बताओ फटाफट। सॉरी 272,941 जी। क्लोजिंग कितना आया बेटा? इन दोनों को ऐड करेंगे, 860 उसमें से माइनस करवा देंगे। 151,2941 जी। इसके ऊपर इंटरेस्ट लें जी। 196,663 ओके जी, इन दोनों को ऐड करवाएं और इसमें से 8,60,000 माइनस करवाएं। 849,581 जी। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करवाएं। 110,422 और 860 भी इसमें से माइनस करेंगे और 1 लाख भी इसमें से माइनस करेंगे। तो मुझे बताइए कितना हो गया जी ये रिमेनिंग? 1-2 रुपये हुए तो वो राउंडिंग ऑफ का इफेक्ट होता है, आपने इस पर परेशान नहीं हो जाना। जी ठीक है, वहाँ वही एंड पे ले लेना जाके 3 साल बाद। ओके जी, अब ये जनाब मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट बना लिया मैंने, लीज स्केड्यूल मैंने बना लिया। अब ये 2 काम मेरे हो गए हैं। अब इन 2 कामों की वजह से मैं सारे के सारे काम कर सकता हूँ अपने। सबसे पहले मैं पास करूँगा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जनाब मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं अपने काम करना शुरू कर देता हूँ। जर्नल एंट्री जनाब क्या पास करूँगा मैं? अच्छा, उसने ना मेरे से पता क्या कितने सालों का मांगा है? 17 का, यानी कि इस साल, अगले साल का, 18 और 19 का, ठीक है जी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 17 का लिखूंगा, ठीक है। अगले आप लोग खुद लिख लीजिएगा घर जाके। तो जनाब 1/7/2016 को मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मैं लिखूंगा नेट इन्वेस्टमेंट डेबिट और एसेट। मशीन है, मशीन है ना, मशीन क्रेडिट कर दें 21 लाख से जनाब। ओके जी, फिर उसके बाद जनाब 30 को जाके एंट्री पास होगी। 30/6/2017 को कौन सी? नेट इन्वेस्टमेंट डेबिट और फाइनेंस इनकम क्रेडिट। कितने से? वो जो हमने लिखा हुआ है दैट इज 272941।
272941 से। सर तो कल आपने एक बात भी बताई थी ना कि जो फेयर वैल्यू होगी सारे रेंटल्स की, प्रेजेंट वैल्यू के रेंटल्स की, वो फेयर वैल्यू होगी, मतलब उसकी कॉस्ट मशीन की इक्वल जो ऐसे हम देंगे। तो सर यहाँ पर तो बिल्कुल इक्वल आ रही है, तो ये वही बात है, मतलब जैसे इधर इन्होंने कॉस्ट बताई थी 21,000 और जब हमने ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी ये भी वही आई है, ये वही बात है। वही बात है। अच्छा वापस आ जाए। ओके जी बेटा, वो बात इस वजह से आपको बताई थी कि इक्वेशन अपने माइंड में रखना कि जब हमारा जो डीलर होगा ना, डीलर हमारा, वो हमें रेंटल नहीं बताया करता, रेंटल हमें क्वेश्चन में नहीं पता चलते, तो उस टाइम पे हमें वो इस्तेमाल करनी होती है इक्वेशन। लेकिन देखिए वो सच्ची इक्वेशन है, मतलब वाकई में बराबर आता है। तो तेरे को झूठ क्यों बोले, वो क्यों झूठ बोलेंगे मुझे बता। नहीं सर ने नहीं, स्टैंडर्ड ने झूठ बोलना है, वो क्यों झूठ बोलेगा बेचारा, उसने सारी कैलकुलेशन की होगी ना। जब आप बनेंगे ना इंशाल्लाह सीए क्वालिफाई करने के बाद, आप कोशिश कीजिएगा कि आईफैक के मेंबर बनिएगा, ठीक है जी। तो नहीं नहीं भाई साहब, शादी आईफैक के मेंबर आपको क्या लगता है कि वो आम बंदे होते हैं? आईफैक का पता कि नहीं पता आप लोगों को? जी जी, तो फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसका जब मैं भाई साहब मेंबर बन गए ना, तो आपके पैसे आपको इतने मिल जाया करेंगे, फिक्र ना करें इस चीज़ पे, उसके पैसे मिला करते हैं। फिर वहाँ पे जाके आपको जब कहेंगे ना कि जी फलाना हमने स्टैंडर्ड बनाना है, ज़रा स्टैंडर्ड बनाने की ज़रा मदद करें हमारी, तो फिर आपको ये सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं वो हमें मतलब सो के उठे और उठ के कहा कि जी लो ये स्टैंडर्ड बन गया, ऐसे होगा कि पूरी कैलकुलेशन होती है इसके पीछे। आगे जी, तो तीसरी जनाब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे इसी डेट पे 30/6/2017 पे, क्योंकि हमारे पैसे हमें उसी डेट पे मिल गए, और वो हमारे पास क्या होगा जनाब, बैंक डेबिट या कैश डेबिट कर देंगे, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन बैंक से कर रहे हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 8,60,000 रुपये से। क्लियर? यहां तक के मसले मसाइल। अच्छा, अब मैं जरा इधर से ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूं। तीसरा काम उसने क्या कहा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ और नोट्स ऑफ द अकाउंट्स बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जनाब यहां पे बना रहा हूं, कैसे बनाऊंगा जनाब? नॉन करंट एसेट, करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट पोर्शन ऑफ लीज पेमेंट्स। कितना? जो इन दोनों का डिफरेंस हुआ करता था। सर वो तो करंट में जाएगा ना? सॉरी करंट में जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 849581, और जो करंट एसेट हमारे पास होंगे इन दोनों का डिफरेंस हुआ करता था। डबल सिक्स 3360 जनाब, लें जी। ओके, क्योंकि और हमें कुछ और भी मिला है जनाब यहाँ से, हमें कुछ और भी मिला है जनाब यहाँ से। देखिए ज़रा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं आ रहा, वो किधर आएगा? फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा जी, वो किधर जाएगा हमारे पास? क्योंकि हमारे पास बैंक में आ गए ना पैसे, तो हमने इसको नेट इन्वेस्टमेंट को अपने को कम कर लिया, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट को भी हमने नेट इन्वेस्टमेंट में चार्ज कर दिया, यानी कि रिसीवेबल में उसके बाद हमें मिल गए। अगर एडवांस में होता तो फिर यहाँ पे रिसीवेबल आना था ना, किधर? इधर करंट पोर्शन में फाइनेंस, यहाँ पे जी रिसीवेबल होता तो फिर बिल्कुल आना था इसमें। ओके जी, अच्छा जनाब, अब जनाब हमारे पास तीसरा चीज़ क्या है जी, नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। तो नोट्स मैं यहाँ पे नीचे ही बना रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, पहले हमें बेसिकली अपने फाइनेंस इनकम को चार्ज करवाना होता है, रिसीवेबल में नेट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनवाना होता है, तो इस वजह से हम इसको ये कह देंगे। हम पहले तो इसी तरह करते रहते थे, क्योंकि वो लेसी कर रहे थे ना हम लोग, तो लेसी तो उसको रिसीवेबल का हिस्सा नहीं बनाता, लेसी तो उसको कहता जनाब ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ। देखिए जब हम गाड़ी लीज पे लेते हैं ना, जब लेते हैं बीइंग लेसी, तो मैं पेमेंट करता हूँ उनको, और वो बैंक क्या करता है, वो अपने एंड पे जाके प्रिंसिपल में से कुछ अमाउंट कम कर देगा और कुछ इंटरेस्ट में से काटेगा, मैंने तो पेमेंट करनी है।
तो इस वजह से मैं कहूँगा जनाब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट के दो हिस्से हो रहे हैं, लीज लाइबिलिटी में से कुछ हिस्सा जा रहा है और कुछ हिस्सा इनकम में से जा रहा है। लेकिन लेसर क्या करता है, लेसर कहता है जनाब लीज लाइबिलिटी कोई चीज़ है ही नहीं, इंटरेस्ट इनकम अलग